मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की आज अमित शाह से मुलाकात हुई। क्या ये महज एक कर्टसी कॉल था या फिर चुनाव के नतीजों के बाद का एक सीरियस मुलाकात? क्या है इस मुलाकात के मायने, हम ये समझेंगे। ये भी जानिए कि संगीत सोम और संजीव बालियान की अदावत अब चुनाव के बाद कैसे खुलकर सामने आ रही है। संजीव बालियान ने क्या कहा है ये भी हम आपको बताएंगे। अखिलेश यादव अगर संसद गए, जिसकी पूरी संभावना है कि वही संसदीय दल का नेता होंगे, अपनी पार्टी के सदन में नेता होंगे, तो विधायक दल का नेता कौन होगा, विधायक क्या सोच रहे हैं और सांसद क्या चाहते हैं, ये भी समझेंगे। ये तमाम खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर हैं अपना न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो आज सबसे पहले बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय मंत्री अमित शाह के मुलाकात की। अमित शाह से आज सुबह मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात दिल्ली में हुई और इस मुलाकात के बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की तरफ से ये ट्वीट किया गया कि ये एक औपचारिक कर्टसी मुलाकात थी। जब नए मंत्रिमंडल के गठन के बाद अमित शाह मंत्री बनाए गए हैं, जो कि अभी तक गृह मंत्री थे, अब उनके पास नया प्रभार होगा, हो सकता है गृह मंत्रालय का ही हो। ऐसे में आज की इस मुलाकात को कई नजरों से बेहद खास माना जा रहा है। दरअसल उत्तर प्रदेश के चुनाव में मिली हार के बाद, यानी कि अगर जो परफॉर्मेंस है समाजवादी पार्टी से और समाजवादी पार्टी गठबंधन से काफी पिछड़ने के बाद, इस मुलाकात के मायने भी काफी अलग है। उत्तर प्रदेश, जहां से बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीदें थी, उसी उत्तर प्रदेश में बीजेपी ने मुंह की खाई है। अभी तक संगठन के स्तर पर इसकी समीक्षा नहीं हुई है, समीक्षा आने वाले दिनों में होगी, लेकिन चर्चाएं बहुत हैं। ऐसे में आज की इस मुलाकात में क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और अमित शाह की इस मुलाकात में संगठन को लेकर, खास करके उत्तर प्रदेश में जो हार हुई है उसको लेकर कोई चर्चा हुई है? इसे लेकर अटकलों का भी दौर जारी है। दरअसल यह मुलाकात तकरीबन 35 मिनट चली। कर्टसी कॉल के बाद तकरीबन ये 35 मिनट की मुलाकात हुई है। जानने वाले ये कहते हैं कि इसमें जरूर इस बात की चर्चा हुई होगी कि आखिर उत्तर प्रदेश में बीजेपी का प्रदर्शन ऐसा क्यों रहा। हालांकि ये दोनों ही नेता बता सकते हैं कि ऐसा प्रदर्शन क्यों रहा, क्योंकि एक तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ चुनाव को लीड कर रहे थे, लेकिन संगठन को जो लीड कर रहे थे वो अमित शाह ही थे। ऐसे में दोनों बैठे होंगे और दोनों ने जीत को लेकर, हार को लेकर जरूर चर्चा की होगी, लेकिन आखिर इस चर्चा का क्या कोई फलाफल निकलेगा? दरअसल कहा यह जा रहा है कि बड़ा सांगठनिक फेरबदल होना है। दिल्ली में नए राष्ट्रीय अध्यक्ष आएंगे, कई प्रदेशों के प्रदेश अध्यक्ष बदले जाएंगे, संगठन मंत्रियों तक पर नजर रहेगी कि आखिर संगठन में कहां कमजोरी है। तो आज की यह मुलाकात बेहद अहम है। चर्चाओं का तो दौर कई तरीकों से गर्म है, लेकिन इस मुलाकात के मायने निकाले जा रहे हैं। दूसरी तरफ आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने राजनाथ सिंह से मुलाकात की, नितिन गडकरी से मुलाकात की, और इन तीनों मुलाकातों को एक कर्टसी कॉल, एक नए मंत्रिमंडल विस्तार के बाद के तौर पर कहा गया है। लेकिन जानकार जानते हैं कि ये सिर्फ कर्टसी कॉल नहीं है और इसके पीछे की वजह, जैसे ही रिजल्ट आया उसके बाद योगी आदित्यनाथ एक्टिव मोड में आ गए। उन्होंने धड़ाधड़ अधिकारियों की मीटिंग लेनी शुरू की, उन्होंने बड़े बड़े निर्देश जारी किए, खास करके भर्तियों को लेकर कि सभी भर्तियां टाइम से निकाली जाएं, सभी विभागों की भर्तियां तुरंत निकाली जाएं और उसे जल्द से जल्द भरा जाए। इसके अलावा लॉ एंड ऑर्डर को लेकर उन्होंने
सभी अधिकारियों के पेच कसे कि किसी भी तरीके से लॉ एंड ऑर्डर को लेकर कोई हीला हवाली बर्दाश्त नहीं होगी। और उसके बाद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने मंत्रियों की एक बैठक बुलाई, लेकिन उस बैठक में दोनों डिप्टी सीएम नहीं पहुंचे, न केशव मौर्य आए और न ही ब्रजेश पाठक, दोनों दिल्ली में थे। माना जा रहा है कि दोनों की अनौपचारिक मुलाकात, बातचीत संगठन और बड़े नेताओं से हुई और उसमें हार के कारणों को लेकर जरूर बात हुई होगी। और उसके बाद आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ थे और उनकी मुलाकात अमित शाह से हुई, तो उसमें भी हार के कारणों को लेकर कोई न कोई चर्चा जरूर हुई होगी। ऐसे में एक तरीके का फर्स्ट हैंड रिपोर्ट कहा जा रहा है कि संगठन ने और अमित शाह ने ली होगी, लेकिन इसके बाद किस तरीके से आगे संगठन, सरकार और पार्टी चले, इस पर सबकी नजर होगी। आखिर क्या हुआ इस मीटिंग में और कौन से बदलाव होंगे। अब अगली खबर। तो बीजेपी है कि उसकी आंतरिक परेशानी इस चुनाव के नतीजों के बाद से कम होने का नाम नहीं ले रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जिस आंतरिक लड़ाई ने पूरे चुनाव के माहौल को बीजेपी के खिलाफ किया, उसमें एक बड़ी लड़ाई मुजफ्फरनगर की थी, जहां पर संगीत सोम और संजीव बालियान आमने सामने थे जब चुनाव हुआ। दरअसल संजीव बालियान के चुनाव में संगीत सोम विरोध कर रहे थे और यह खुल्लम खुल्ला विरोध था। निश्चित तौर पर जिस तरीके से ठाकुरों की सियासत पश्चिम से शुरू हुई और पूर्वांचल तक आई, माना यह गया कि ठाकुरों का जो एक बड़ा वर्ग नाराज था, उन्होंने अपने अपने इलाके में अपने अपने सांसदों को हराने का काम किया। हालांकि संजीव बालियान को हराने की कोशिशों को कभी भी संगीत सोम ने नहीं छुपाया और न ही संजीव बालियान ने संगीत सोम से अपनी अदावत को छुपाया। दोनों ने अपनी बातों को दबाया जरूर, लेकिन संजीव बालियान के चुनाव हारने के बाद अब ये बिल्कुल सतह पर आ गया था कि अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। और आज जब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक सवाल संजीव बालियान से पूछा गया कि क्या जिन लोगों ने आपके खिलाफ चुनाव में काम किया है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, और खास करके नाम लेकर जब संगीत सोम का पूछा गया, तो सुनिए क्या जवाब दिया संजीव बालियान ने। मंत्री चुनाव के दौरान संगीत सोम के कई बयान आए, उस बयान का बड़ा नुकसान देखा जा रहा है, अगर माना जा रहा है। मुख्यमंत्री की रैली हुई है, रैली होने के बाद तुरंत बाद उनका बयान आता है, लेकिन ऊपरी तल पर मतलब माना जाए प्रदेश अध्यक्ष या कोई कार्रवाई नहीं की गई, जबकि इतने बयान अलग अलग बयान आए। हाँ, मैं उम्मीद करता हूँ कि कार्रवाई होनी चाहिए थी और आगे भी उम्मीद रखूंगा अपनी पार्टी से कि जो बिल्कुल खुले तौर पर जिन्हें समाजवादी पार्टी का चुनाव लड़ा और यहाँ बड़ी पोजीशन लिए हुए हैं और सरकारी सुविधाएं भी ले रहे हैं, तो कृपया करके पार्टी, मेरा निवेदन रहेगा, पार्टी इस पर शायद ध्यान देगी और कार्रवाई निश्चित। तो ये तो साफ हो गया कि इन दोनों की अदावत जारी है। बीजेपी के भीतर एक दूसरे को निपटाने की जो कोशिश 2022 चुनाव से शुरू हुई, वो अभी भी चल रही है। संगीत सोम का आरोप यह रहा कि संजीव बालियान ने उन्हें विधानसभा में हराने की कोशिश की, वो हार भी गए। ऐसे में उनकी बारी थी जब संसद का चुनाव आया। खुल के दोनों एक दूसरे की बात नहीं करते, लेकिन ये कटु सत्य है और ये बिल्कुल फैक्ट है कि दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ चुनाव में अपनी अपनी भूमिका निभाई होगी। और अब संगठन के जो ये कीड़े हैं, ये निकलकर, यानी कि ये जो विवाद की बातें हैं, अब ये खुलकर सामने आ रहा है, यानी एक दूसरे के खिलाफ कार्रवाई की मांग। अब देखना यह है कि इस हार के बाद जो उपजी हुई निराशा है, इस हार के बाद से जिस तरीके से संगठन और नेता एक दूसरे के आमने सामने आ रहे हैं, ऐसे में किस तरीके से क्या ये पूरा मामला बीजेपी संभाल पाती है या फिर आने वाले वक्त में ये और बढ़ता जाता है। अब अगली खबर। अखिलेश यादव संसद जा रहे हैं। जी हां, कन्नौज से जीते हैं और नेता
अपनी पार्टी के संसद में होंगे। तीसरे नंबर की पार्टी होगी संख्या के लिहाज से, यानी कि तीसरा सबसे बड़ा दल होगा। हालांकि विधायकों से जो बात हो रही है वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव उत्तर प्रदेश में ही रहें, क्योंकि 2027 का विधानसभा चुनाव है और समाजवादी पार्टी के लिए यही वो चुनाव है जिसमें उन्हें अपनी पूरी ताकत लगानी है। विधायकों ने जो अपना फीडबैक दिया है उसमें वो चाहते हैं कि अखिलेश यादव जीत तो गए हैं लेकिन वो उत्तर प्रदेश में ही रहें, क्योंकि उनके लिए अब 27 जीतना जरूरी है। उधर पार्टी के भीतर एक बड़ा वर्ग है, खासकर सांसदों और बड़े नेताओं का, जिसे लगता है कि ये वक्त है जब समाजवादी पार्टी राष्ट्रीय फलक पर अपनी पहचान को और बड़ा कर सकती है। उत्तर प्रदेश के चुनाव में तो वो चेहरा होंगे ही, लेकिन संसद में भी उन्हें चेहरा बनना चाहिए। और इस वक्त जब देश में मोदी सरकार को घेरने का मौका है, तो ऐसे में अखिलेश यादव का चेहरा और उनकी पार्टी दोनों बड़ी हो सकती है, क्योंकि कांग्रेस के बाद अगर कोई सबसे ज्यादा संसद में बोलेगा तो वो अखिलेश यादव होंगे। तो ऐसी स्थिति में अगर अखिलेश यादव संसद जाते हैं तो यहां पर कौन होगा विधायक दल का नेता? दरअसल अगले 3-4 दिनों में समाजवादी पार्टी के संसदीय दल की बैठक होगी और लगभग ये तय है कि अखिलेश यादव संसदीय दल के नेता चुन लिए जाएंगे। और जब वो संसदीय दल के नेता चुन लिए जाएंगे तब वो संसद जाएंगे और करहल की सीट छोड़ेंगे। तो करहल की सीट छोड़ने पर यह माना जा रहा है कि उनके भतीजे, परिवार के सदस्य और लालू यादव के दामाद तेज प्रताप यादव वहां से उपचुनाव लड़ेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के विधायक दल की कमान कौन संभालेगा? कहा जा रहा है कि इसके लिए अगर कोई सबसे ज्यादा इच्छुक है, उपयुक्त है, तो वो हैं शिवपाल यादव। और शिवपाल यादव चाहते भी हैं कि अब जबकि अखिलेश नहीं है तो ये पद उन्हें दिया जाए। लेकिन शिवपाल यादव और अखिलेश यादव के जो रिश्ते हैं ये कभी भी सामान्य नहीं रहे और हाल के सालों में तो इस रिश्ते ने बहुत ही ज्यादा उतार चढ़ाव देखे। ऐसे में क्या अखिलेश यादव अपने चाचा शिवपाल यादव को ये कुर्सी सौंपेंगे? पार्टी के भीतर एक और चर्चा यह है कि किसी दलित चेहरे को या किसी सवर्ण चेहरे को यह कुर्सी सौंपी जा सकती है, क्योंकि पीडीए का नारा चल निकला है। पासी बिरादरी और कुर्मी बिरादरी ने इस बार अखिलेश की इस जीत में बड़ी भूमिका निभाई है और उन्होंने बड़ी तादाद में सीटें जीती हैं। तो क्या कोई दलित चेहरा होगा? क्या कोई मुस्लिम चेहरा होगा? क्योंकि उनके पास कई बार के जीते हुए मुस्लिम चेहरे भी हैं। हो सकता है अखिलेश यादव किसी मुस्लिम चेहरे पर दांव लगाएं। दलित चेहरे के तौर पर इंद्रजीत सरोज का नाम चल रहा है। इसके अलावा जाटव बिरादरी से भी उनके पास उनके अपने होम ग्रोन कई बार के विधायक मौजूद हैं और साथ साथ पूर्वांचल से एक ठाकुर नेता का नाम भी सामने आ रहा है। ऐसे में तय अखिलेश यादव को करना है, लेकिन अभी अटकलों का दौर जारी है। 2027 को लेकर क्या अखिलेश यादव एक बार फिर कोई बड़ा दांव खेलेंगे विधायक दल के नेता के लिए? इस पर नजर रहेगी। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।